नमस्ते। अतीत को खंगालने वाले हमारे इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सीधे इस बात पर बात करेंगे कि कैसे बाहर से आए लोगों ने अपने शानदार यात्रा वृत्तांतों के जरिए हमारे इतिहास की समझ को पूरी तरह से आकार दिया। अक्सर जब हम इतिहास पलटते हैं तो हमें राजा महाराजाओं, बड़े बड़े युद्धों और संधियों की कहानियां ही मिलती हैं। लेकिन आम लोग कैसे रहते थे, उनका रहन सहन क्या था, इसका सबसे प्रामाणिक और सच्चा विवरण हमें अक्सर उन यात्रियों की कलम से मिलता है जो एक बिल्कुल अलग दुनिया से यहाँ आए थे और जिनके लिए यहाँ का सब कुछ एकदम नया और आचरज भरा था। अब जरा सोचिए, एक साधारण सा नारियल या फिर पान का पत्ता, हमारे लिए ये कितनी आम बात है ना? लेकिन उन विदेशी यात्रियों के लिए ये चीजें किसी दूसरी दुनिया के अजूबे से कम नहीं थी। जो बातें स्थानीय लोगों के लिए बिल्कुल आम थीं, वो इन यात्रियों के लिए किसी चमत्कार जैसी थीं। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक बिल्कुल अलग नजरिया हमारे आसपास की बेहद मामूली चीजों को भी कितना असाधारण बना देता है। तो आज के इस सफर में हम 10वीं से लेकर 17वीं सदी तक की दुनिया घूमेंगे। हम जानेंगे रास्तों की कुछ दिलचस्प कहानियां और अल बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर जैसे मुसाफिरों के चश्मे से उस दौर की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर किसी बाहरी इंसान का नजरिया इतिहास के लिए इतना जरूरी क्यों होता है। बात दरअसल यह है कि एक अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाला लेखक अक्सर उन रोजमर्रा की चीजों पर बहुत गहराई से गौर करता है जिन्हें हम और आप बहुत ही आम मानकर अनदेखा कर देते हैं। यहाँ एक बड़ी ही दिलचस्प बात सामने आती है। क्या आपको पता है कि शब्दों के मायने समय के साथ कैसे पूरी तरह बदल जाते हैं? जैसे हिंदू शब्द को ही ले लीजिए। इसकी शुरुआत लगभग 6वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महज एक फारसी भौगोलिक शब्द के रूप में हुई थी, जिसका मतलब था सिर्फ सिंधु नदी के पूर्व की भूमि। कई सदियों बाद जाकर ही इस शब्द को वो धार्मिक अर्थ मिले जिन्हें आज हम जानते और इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब अपने पहले यात्री से मिलते हैं, अल बिरूनी, 11वीं सदी के उज़्बेकिस्तान के एक बेहद कमाल के विद्वान। जब खारिज्म पर हमला हुआ तो अल बिरूनी को बंधक बनाकर गजनी लाया गया था। लेकिन जानते हैं, समय के साथ उन्हें इस जगह से इतना लगाव हो गया कि वो जीवन भर के लिए यहीं बस गए और एक शानदार अनुवादक बन गए। और उनकी लिखी किताबुल हिंद कोई आम किताब नहीं थी। उनका मकसद बड़ा साफ था। वो दो बिल्कुल अलग संस्कृतियों के बीच एक पुल बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि दोनों संस्कृतियां बिना किसी पूर्वाग्रह के एक दूसरे के विचारों को समझें। उस जमाने में इस स्तर की निष्पक्षता देखना ये वाकई हैरान करने वाली बात है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, अल बिरूनी ने संस्कृत, फारसी और अरबी जैसी कई भाषाओं में महारत हासिल कर रखी थी। उन्होंने यूक्लिड जैसे महान यूनानी विचारकों के काम का संस्कृत में और संस्कृत व्याकरण का अरबी में अनुवाद किया। मतलब एक तरह से वो पूरी दुनिया के ज्ञान को आपस में जोड़ रहे थे, सभ्यताओं का मिलन करवा रहे थे। और उनके काम करने का तरीका एकदम सटीक, बिल्कुल किसी गणितज्ञ की तरह। अपने ग्रंथ के सभी 80 अध्यायों में उनका एक फिक्स पैटर्न था। पहले वो एक सवाल पूछते, फिर संस्कृत परंपरा के हिसाब से उसका जवाब देते और आखिर में दूसरी संस्कृतियों से उसकी तुलना करते। ये उनका गहरा गणितीय ज्ञान ही था जिसने इतने मुश्किल विषयों को भी समझना बेहद आसान बना दिया। अब हम सीधा 14वीं सदी में छलांग लगाते हैं। मिलिए मोरक्को के एक ऐसे मुसाफिर से जिसके पैर कभी एक जगह टिके ही नहीं, इब्ने बतूता। उनकी इन शानदार और असाधारण यात्राओं की कहानी को रिहला के नाम से जाना जाता है। इब्न बतूता का साफ मानना था कि दुनिया घूमना महज किताबें पढ़ने से कहीं बड़ा और बेहतर शिक्षक है। उन्होंने सिर्फ 22 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व के रास्तों पर पूरे 30 साल तक भटकते रहे। इतने दशकों बाद वो दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में एक न्यायाधीश के रूप में भी काम किया। अब जरा उस दौर की यात्राओं के भूगोल की कल्पना कीजिए। सिर्फ मुल्तान से दिल्ली तक पहुंचने में उन उबड़-खाबड़ और अनजान रास्तों पर पूरे 40 थका देने वाले दिन लग जाते थे। ये तो उनके द्वारा नापी गई विशाल दुनिया की सिर्फ एक छोटी सी झलक है। मतलब 1300 के दशक में सफर करना कोई आज की तरह फ्लाइट पकड़कर छुट्टियां मनाने जाने जैसा तो बिल्कुल नहीं था। ये काम अविश्वसनीय रूप से खतरनाक, असुरक्षित और इंसान को अंदर तक तोड़ देने वाला होता था। कदम कदम पर खतरा मंडराता रहता था।
भले ही लोग सुरक्षा के लिए बड़े बड़े कारवां में चलते थे, फिर भी डाकुओं और लुटेरों का खौफ हमेशा बना रहता था। इब्ने बतूता ने खुद ऐसे कई जानलेवा हमलों का सामना किया था। इन हमलों में उनके कई साथियों की जान तक चली गई और एक बार तो वो खुद भी बुरी तरह जख्मी हो गए थे। लेकिन सिर्फ जान का ही खतरा नहीं था, एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी था। तेज बुखार में कमजोरी से बचने के लिए खुद को घोड़े की काठी से बांध लेना, और सबसे बड़ा दर्द था अकेलापन और घर की याद। ट्यूनिस में जब वो अकेलेपन से फूट फूट कर रोए तो पता चलता है कि इतने महान यात्री भी आखिर मानवीय भावनाओं से अछूते नहीं थे। खैर, अब हम थोड़ा और आगे 17वीं सदी में आते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होती है फ्रांसवा बर्नियर से, एक फ्रांसीसी डॉक्टर जो हर चीज को बहुत ही आलोचनात्मक नजरों से देखते थे। उन्होंने भारत में पूरे 12 साल बिताए और मुगल दरबार को बहुत करीब से देखा। बर्नियर की एक आदत थी, वो भारत में जो भी देखते उसकी तुलना सीधे यूरोप से कर देते। उनकी किताबों में अक्सर पूर्व को एक कमजोर और निराशाजनक जगह के रूप में दिखाया गया, जबकि पश्चिम यानी यूरोप को हर मामले में विकास और तरक्की का पैमाना बताया गया। भले ही उनकी बातें कभी कभी तथ्यात्मक रूप से गलत होती थीं, फिर भी उन्होंने इन्हें फ्रांस के राजा लुई 14वें को समर्पित किया और यूरोप में ये खूब पढ़ी गई। लेकिन एक बात है, बर्नियर अपना सफर बहुत ही ठाठ बाट से करते थे। जरा उनकी पैकिंग लिस्ट तो सुनिए। घोड़े, ऊंट और पोर्टेबल बिस्तर के अलावा रास्ते में ताज़ा दही जमाने के लिए उनके पास एक खास तरह का लिनन का बैग भी होता था। मतलब इंसान दुनिया के किसी भी कोने में हो, सुख सुविधाओं से कोई समझौता नहीं करना चाहता था। तो कुल मिलाकर ये सारे अलग अलग, थोड़े त्रुटिपूर्ण लेकिन शानदार सफरनामे हमें यही बताते हैं कि इतिहास असल में देखने वाले के नजरिए का ही खेल है। जाते जाते जरा ये सोचिए, अगर आज के दौर में कोई यात्री हमारी इस मॉडर्न दुनिया को देखने आए, तो हमारी आज की उन आम सी रोजमर्रा की चीजों को, जिन्हें हम कुछ नहीं समझते, आने वाली सदियों में कैसे अजूबों की तरह याद रखा जाएगा। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।